हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं मॉस के क्लास में। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, जिसको मॉस कहते हैं या इसी का दूसरा नाम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, यूनिट 1 को लेकर आए। तो आज के सेशन में हम लोग जो है यूनिट 1 का सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरे मॉस के सिलेबस का ओवरव्यू समझे थे और आपको बताए थे कि हम लोग किस तरह से मॉस का पढ़ाई करेंगे। पर आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अपने सिलेबस को आज से स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी बच्चा मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सबसे पहला काम करेंगे कि आप कॉपी लेके बैठेंगे। आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि मॉस एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में आपको जरा भी डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको एकदम बॉटम लेवल से पढ़ाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हर एक छोटे छोटे बात को अच्छे से समझेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और आपको रेफरेंसेस बुक ऑलरेडी बता दिया था कि आप कोई भी एक रेफरेंसेस बुक ले लेंगे। अगर मान लीजिए अभी आप बुक नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश से, तो आप अच्छे से लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। अच्छे से बोर्ड पर जितना सारा लेक्चर लिख रहा हूं उसको अच्छे से नोट कीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में ध्यान देंगे, आपके चैनल में आप देखेंगे वहां पर ये डिस्क्रिप्शन का साइन है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करेंगे, वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए बुक में आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फिर भी बता दे रहा हूं कि आप जो भी बुक खरीद सकते हैं। जैसे मॉस का गहरे जो है बहुत अच्छा बुक है, फॉरेन राइटर का बुक है, अच्छा उसमें लिखा हुआ वो ले सकते हैं। नहीं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आर.के. बंसल आप ले सकते हैं, या आप आर.एस. खुरमी ले सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आर.के. राजपूत ले सकते हैं, एस.एस. भापीकटी ले सकते हैं। और ये मेरा लिखा हुआ बुक है, ठीक है, फाउंडेशन पब्लिकेशन का, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली लिखा गया। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल रखा हूं, आप आराम से इससे पढ़ सकते हैं। ये बेस्ट बुक है आपके सेमेस्टर के लिए, ठीक है। फिर आप पूनमिया ले सकते हैं और एम चक्रवर्ती ले सकते हैं, ये भी अच्छा बुक है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पहला यूनिट। तो पहला यूनिट में सबसे पहला आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स को 3 भाग में बांटा गया है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको सॉम कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो हम लोग को पढ़ना है मैकेनिकल वाले को, और MOM मॉम जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है, ठीक है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में क्या है, इस सब्जेक्ट का अलग अलग नाम है, ठीक है। अगर आप बीटेक कर रहे होंगे तो वहां पर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से सब्जेक्ट रहता है और बुक रहता है, ठीक है। अपने यहाँ क्या है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इसका नाम है। और अगर यही स्टूडेंट सिविल वाले लोग पढ़ रहे हैं तो उसको कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, और इसको कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो हम लोग को जो मैकेनिक्स में पढ़ना है ये टॉपिक को पढ़ना है। ये मैकेनिक्स में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके थे, और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो वहां मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में आपको क्या करना है, मैकेनिक्स ऑफ कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड पढ़ना और मैकेनिक्स ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड पढ़ना। जब आप मैकेनिक्स में आ रहे हैं तो मैकेनिक्स में 3 भाग में हो गया। पहला भाग जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। उस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, डायनामिक पढ़ना है। डायनामिक का भी 2 भाग है, एक को कहते हैं काइनेमेटिक और दूसरे को कहते हैं काइनेटिक, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि मैकेनिक्स कहते किसको, क्योंकि हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो पहले तो क्लियर होना चाहिए कि सर ये सब्जेक्ट है क्या, ठीक है। तो मैकेनिक्स पहले हमको समझ में आना चाहिए है क्या। तो देखिए लिखा हूं डिफिनेशन, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस या इंजीनियरिंग। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस। मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हमको फोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि अगर फोर्स किसी बॉडी पर लगता है तो उस फोर्स का उस बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, चाहे वो बॉडी रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या कर रहा है कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस दैट इज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। अगर किसी बॉडी पर कोई बाहर से फोर्स लग रहा है तो ऐसे फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कह रहे हैं,
और उस फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए जो बॉडी का मॉलिक्यूल्स है वो फोर्स लगा रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर्स, मशीन्स एंड फ्लूइड। ठीक है, तो क्या डिफिनेशन क्लियर हो गया है कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन कंडीशन एज वेल एज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चरल मेंबर, मशीन कंपोनेंट एज वेल एज फ्लूइड पार्टिकल्स। क्लियर हो गया। अब मैकेनिक्स को 3 भाग में बांट दिए गए हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ के आए हैं, हम लोग को जो पढ़ना है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और तीसरा जो है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा और उस पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है और उस फोर्सेस का उस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम उसका डिटेल स्टडी करेंगे तो वह स्टैटिक्स मैकेनिक्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर हम लोग कोई बॉडी मोशन में है और उस पर हम फोर्सेस पढ़ रहे हैं और उस फोर्सेस का उस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डायनामिक कहेंगे। क्लियर हो गया। तो रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक्स और मोशन में रहेगा तो डायनामिक। अब यहाँ पर डायनामिक को भी 2 भाग में बांट दिया गया, एक को कहते हैं काइनेमेटिक और दूसरे को कहते हैं काइनेटिक। तो याद रखना है, काइनेमेटिक में सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ाई करना है विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब है कि बॉडी पर जो मोशन हो रहा है सिर्फ उसका स्टडी करना है, फोर्स लग रहा है, फोर्स का स्टडी नहीं करना है। जैसे आप अगर अपने घर से मान लीजिए मार्केट जाते हैं, मान लो साइकिल से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, तो साइकिल और बाइक में जो भी फोर्स लग रहा है वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए उसको स्टडी नहीं करना है। हमको स्टडी करना है कि हम अपने घर से मार्केट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, मेरे बाइक का, मेरे साइकिल का स्पीड क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है। अगर इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और काइनेटिक क्या हो जाएगा, जहां पर हम लोग मोशन और फोर्स दोनों के बारे में पढ़ाई करेंगे उसको क्या कहेंगे, काइनेटिक्स। क्लियर हो गया। तो याद रखना है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जनरली हम लोग जो है वह रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ाई करते हैं, और जब हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आ जाएंगे या स्ट्रेंथ ऑफ मैटर में आ जाएंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैसे बॉडी के बारे में पढ़ेंगे जो डिफॉर्मेबल, जो इलास्टिक इन नेचर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में हम लोग फ्लूइड पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उस पर जो फोर्सेस लग रहा है उसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर कोई फ्लूइड फ्लोइंग है तो उसमें फोर्सेस डेवलप हम कैसे कर सकते हैं, उस मूविंग फ्लूइड में हम क्या क्या उसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बताया कि मूविंग फ्लूइड के मदद से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, डैम बनाते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको पैसेज के रास्ते गुजारते हैं और टरबाइन को रोटेट करता है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो आई थिंक आपको मैकेनिक्स समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैकेनिक्स का ही ये पार्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते किसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या है। ठीक है, कि हम किसको कहेंगे कि मॉस। देखिए क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ एक अलग वर्ड है, मटेरियल एक अलग वर्ड है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। अगर किसी बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स डाल रहे हैं और वह बॉडी उस एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट कर रहा है तो वह उसके स्ट्रेंथ को शो करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमको यही पढ़ना है कि किसी मटेरियल पर, किसी बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्सेस डालते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स का उस बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बिहेवियर में किस तरह का चेंजिंग आता है, और अगर वह बॉडी फेल हो रहा है तो हम क्या क्या वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं जिससे उसके फेलियर को बचाया जा सके। तब अगर हम इसका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो डिफिनेशन देखेंगे क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट इट्स फेलियर एंड इट्स बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस।
कहता है अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस द मटेरियल इज फर्स्ट डिफॉर्म एंड देन इट्स फेल्यूर टेक्स प्लेस. A detailed study of forces and their effect along with some suitable protective measure for the safe working condition is known as strength of material. बहुत क्लियर और बहुत आसान भाषा में डिफिनेशन लिखा है. क्या कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, तो किसका ताकत है, तो किसी मटेरियल का. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट इट्स फेल्योर. आप किसी मटेरियल पर आप एक्सटर्नल फोर्स डाल रहे हो तो वो मटेरियल क्या कर रहा है, उस एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट करने का कोशिश कर रहा है. फिर उस फोर्स के कारण उस मटेरियल में क्या हो रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजिंग आ रहा है. बिहेवियर कहने का मतलब उसके शेप साइज में कुछ चेंजिंग आ रहा है. ठीक है. और अगर वह किसी कारण से फेल हो जा रहा है तो हम फेल हो जा रहा है तो उस मटेरियल को उठा के फेंक नहीं दे रहे, हम फिर खोज रहे हैं कि हम क्या क्या उसमें मेजरमेंट या क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे उसके फेलियर को बचाया जा सके. क्लियर. तो पूरा डिफिनेशन एक बार फिर से मिलाएंगे. द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट इट्स फेल्योर एंड इट्स बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. कहता है अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस द मटेरियल इज फर्स्ट डिफॉर्म एंड देन इट्स फेल्योर टेक्स प्लेस. अगर मटेरियल पर हम पहले फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण उसमें पहले डिफॉर्मेशन आता है और जब डिफॉर्मेशन एक्सट्रीम पहुंच जाता है तभी उसमें फेल्योर टेक्स प्लेस करता है. ए डिटेल स्टडी ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस यहाँ दो तरह का फोर्सेस काम करेगा, एक इंटरनल फोर्स होगा और एक एक्सटर्नल फोर्स होगा. एंड देयर इफेक्ट अलॉन्ग विथ सम सुटेबल प्रोटेक्टिव मेजर. आपको क्या बताऊं कि अगर कोई मटेरियल फेल हो रहा है तो हमको पता करना है कि कैसे उसके फेलियर को हम बचा सके. ठीक है. फॉर द सेफ वर्किंग कंडीशन इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. मान लीजिए कोई ब्रिज बना रहे हैं और वह ब्रिज में किसी तरह का फेलियर आ जा रहा है तो इंजीनियर क्या करता है, उसी फेलियर को फाइंड आउट करता है कि आखिर इस किस कारण से ये फेलियर टेक्स प्लेस कर रहा है. क्या उसके डिजाइनिंग में कोई फॉल्ट है, क्या जो मटेरियल हम उसमें यूज कर रहे हैं वो उसका कंपोजिशन सही नहीं है, या जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं उसका डिजाइनिंग प्रॉपर वे में नहीं किया है. तो इंजीनियर क्या करता है, उसके फेलियर को फाइंड आउट करने का कोशिश करता है कि फ्यूचर में अब इस तरह का फेलियर नहीं करे. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके इंजीनियरिंग में हर एक फील्ड में यूज होगा, चाहे आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो या डिजाइनिंग फील्ड में हो, वहां ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. जब आप 6 सेमेस्टर पढ़ेंगे तो वहाँ मशीन डिज़ाइन एंड कंपोनेंट आपको पढ़ना है, वहाँ ये सब्जेक्ट डायरेक्ट यूज होगा. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा न्यूमेरिकल्स है और बच्चा का जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है वो वीकेस्ट हो जाता है. इसलिए हो जाता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. तो हम पूरा कोशिश करेंगे आपको एक छोटा छोटा बात अच्छे से समझाएं. ठीक है. और जैसे ही हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पर आएंगे, चूंकि अभी कुछ जो पोर्शन है वो थ्योरी पोर्शन है, और जैसे ही न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा तो आपको नया नया ट्रिक्स के मदद से सारा न्यूमेरिकल्स बनाने सिखाएंगे. अब दुनिया का कोई भी बुक फॉलो करना है कीजिए आसानी से, आपसे सब बुक का क्वेश्चन बनेगा, उसका गारंटी हम लेते हैं. और अभी ये बता दे रहा हूं कि अभी जैसा लेक्चर आज ले रहा हूं इसी तरह का लेक्चर लास्ट तक रहेगा. ठीक है. मतलब आपको पूरा समझाने का पूरा कोशिश करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि आप सर्टिफाइड हो जाओगे इस लेक्चर से. चलिए, एक दूसरा भी डिफिनेशन है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deals with the behavior of solid bodies subjected to various type of loading and internal forces developed due to these loading. क्या कह रहा है कि strength of material mechanics का एक ऐसा ब्रांच है which deals, जिसमें हमको बताया जाता है behavior of a solid bodies. ठीक है. subjected to various type of loading, external loading लग रहा है, उसके कारण उसके behavior में कैसे changing आ रहा है. फिर जैसे एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर लगा रहे हैं तो उसमें इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है, उस इंटरनल फोर्स के कारण उस बॉडी में स्ट्रेसेस का जनरेशन हो रहा है. अगर उस फोर्स के कारण डिफॉर्मेशन हो रहा है तो क्या क्या रेसिस्टिव फोर्सेस या रेसिस्टिव स्ट्रेसेस डेवलप हो सकता है, इसका हम लोग डिटेल स्टडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कहते हैं. ठीक है. आप अगर नाम मिलाएंगे तो हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड. तो देखो, मैकेनिक्स पहले ही डिफाइन हो गया था कि मैकेनिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हमको फोर्स
और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ना है किसी बॉडी पर। और सॉलिड का मतलब क्या होता है कि 3 डायमेंशनल बॉडी। तो इसका मतलब है कि 3 डायमेंशनल बॉडी पर फोर्सेस लग रहा हो, उस फोर्सेस का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कह रहे हैं। अब यहां पर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में और मॉस में क्या मेन डिफरेंस है। तो छोटा कुछ डिफरेंसेस हम लोग पढ़ लेते हैं जो हम लोग को काम देगा। ये आपका आ जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ले लिए, ठीक है। और ये आपका जो है मॉस हो गया, या इसी को हम लोग सॉम कह रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जनरली हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। नो डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब है, फिगर से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक बॉडी को रख दिए, ओके। तो अगर हम इसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा करें, ये देखिए, और इस पर हम फोर्स लगाएंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि इसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स में किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। होगा क्या, हो सकता है अगर हम इस तरह से फोर्स लगाए, ध्यान देंगे, मान लीजिए हम ये बॉडी है, इसके मॉलिक्यूल्स है, और हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं, तो हो सकता है ये यहां से पोजीशन चेंज करके यहां पर आ जाए। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होगा, बॉडी में किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, हम लोग परफेक्टली इसको रिजिड मान के चलते हैं। पर जब हम लोग मॉस में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या था, नो डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसमें क्या होगा, सम डिफॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा। अगर कोई इलास्टिक मेंबर है और आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें याद रखेंगे इसके मॉलिक्यूल्स में डिफॉर्मेशन होगा। मॉस में क्या होगा, पोजीशन में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा या चेंजिंग नहीं होगा। मैकेनिक्स में क्या होगा, बॉडी का पोजीशन चेंज होगा, ये यहां से यहां जा रहा है। पर जब मॉस का हम लोग पढ़ाई करेंगे तो बॉडी वहीं का वहीं रहेगा, पोजीशन में चेंजिंग नहीं आएगा, पर इसके मॉलिक्यूल्स में डिफॉर्मेशन आएगा। ये देखिए, इस तरह से हो सकता है ये फोर्स लगने के कारण बॉडी इस तरह हो जाए। क्लियर हो रहा है। चलिए, दूसरा क्या हो गया, ओनली स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स, या फोर्सेस कर देते हैं, एंड देयर इफेक्ट। हम लोग क्या करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में चर्चा करते हैं, इंटरनल फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। पर जैसे ही हम लोग इसमें आएंगे तो इसमें स्टडी अबाउट द इंटरनल फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। हम लोग इसके इंटरनल फोर्सेस के बारे में चर्चा करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, इसके इफेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मॉस में क्या अंतर है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें तीसरा आप बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। तो आई थिंक आपको कुछ अब डिफरेंसेस क्लियर हो चुका होगा कि मॉस और मैकेनिक्स में। आपका स्वागत करता हूं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के क्लास में। आज हम लोग यूनिट 1 में लेक्चर 2 को स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है मैकेनिक्स के डिफिनीशन, उसके टाइप्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का डिफिनीशन, ये सारा डिटेल बता दिया था। कहाँ इस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन होता है, कौन सा बुक को फॉलो करना है, किस तरह से हम लोग को पढ़ाई करना है, वो सारा डिटेल आपको बता दिए थे।
तो जो भी बच्चा उस लेक्चर को नहीं देखे वो सबसे पहला उसको देख लेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग लोड कहते हैं कि लोड होता क्या है, क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ाई करना है वह एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ाई करना है और साथ ही साथ इंटरनल फोर्स के बारे में। तो कहता है कि लोड होता क्या है, तो कहता है कि एनी एक्सटर्नल फोर्स और कपल, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कपल किसी बॉडी और स्ट्रक्चरल मेंबर पर लगता हो तो उसको हम लोग लोड कहेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या कह रहा है कि एनी एक्सटर्नल फोर्स और कपल एक्टिंग ऑन ए बॉडी और स्ट्रक्चरल मेंबर इज कॉल्ड लोड। क्लियर हो गया कि किसी भी बॉडी पर या किसी भी स्ट्रक्चर पर अगर कोई बाहरी बल लगे तो उसको हम लोग लोड कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए हम बॉडी है और मेरे ऊपर कोई लोड आके रखा गया है तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सीधा लोड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, याद रखना है लोड को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से, और नहीं तो कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से डिनोट किया जाता है और इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट हमको याद रखना है कि इसका ऐसा यूनिट जो है वह न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट जो है ये आपका SI यूनिट हो गया और सीजीएस यूनिट जो है वह डाइन हो गया। ठीक है, और याद रखना है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, हायर यूनिट का जब हम लोग बात करेंगे तो हायर यूनिट में आ जाएंगे किलो न्यूटन। किलो का मतलब हो गया 10⁻³ न्यूटन। मेगा न्यूटन 10⁻6 न्यूटन। गीगा न्यूटन 10⁻9 न्यूटन। तो कुछ हायर यूनिट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लोड क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। देखिए आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे के मन में आ रहा है कि सर ऑनलाइन क्लास कितना समझ में आएगा नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं। तो आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि अभी का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, ना तो आप कॉलेज जा सकते हैं ना तो कोचिंग में आके पढ़ाई कर सकते हैं। उससे कहीं बेटर है कि आप अपने आप को हर परिस्थिति में ढालना सीखिए। अभी का जो सिचुएशन है उसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई कीजिए और जब तक आप वहां से एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपके हर एक सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे जिसमें थ्योरी पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट्स और आपका डाउट भी जो है वो क्लियर करेंगे। तो आप लोग मन लगा के इसको पढ़िए। सबसे पहला क्या करें, कॉपी लेके बैठा कीजिए। मॉस के लिए आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि आप वाइट स्पाइरल कॉपी ले लेंगे, कलरफुल पेन ले लीजिए और तब जाके मेरा लेक्चर आराम से सुनिए। जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूं उस तरह से आप नोट करते जाएंगे क्योंकि ये सारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है और ये सब ऐसा पेपर है, ब्रांच पेपर है जो आपके कैरियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ सेमेस्टर के लिए इसको मत सोचिए कि सेमेस्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप जब सेमेस्टर पास कर जाएंगे फाइनल तो फिर आपको कंपटीशन देना है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इस सब्जेक्ट से आता है। तो आपका अगर बेसिक कमजोर रहेगा तो आप एक बैग इस सब्जेक्ट को अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि मन लगा के इसको पढ़िए और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको हर तरीका से जो है वह सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, चलिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ लोड में सबसे पहला आज जो पढ़ेंगे, देखिए लोड का क्लासिफिकेशन भी अलग अलग तरीका से होता है। पहला है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे करें, फिर जो लोड लग रहा है उसका डायरेक्शन कैसा है, फिर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो कुछ बेसिक है जिसके आधार पर हम लोड का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको इसका अच्छा नॉलेज रहेगा तो आप याद रखेंगे कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। हम आपको पहले भी बताया कि हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और आप एक भी क्लास मेरा मिस मत कीजिएगा। गारंटी देता हूं लास्ट तक में कि आपको मॉस बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास एक प्रिज्मेटिक बार है। ठीक है, प्रिज्मेटिक बार कहने का मतलब होता है कि अगर किसी भी छड़ को, बार का मतलब छड़ होता है, ठीक है, तो अगर किसी भी छड़ को हम काट लें और काटने के बाद उसका जो ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अगर थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा
तो ऐसे बार को प्रिज्मेटिक बार कहेंगे। तो क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन है, ये देखिए ये क्रॉस सेक्शन है। अब इस क्रॉस सेक्शन पर हम लोड कैसा लगा रहे हैं, क्या लोड इस प्लेन के, ये प्लेन है, प्लेन का मतलब होता है दो एक्सिस से मिला हुआ जो जगह होता है, एरिया होता है, रीजन होता है, उसको प्लेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस, तो एक्स वाई के मिलके ये प्लेन बना। तो इस प्लेन पर अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तो ऐसे फोर्स को हम लोग नॉर्मल लोड कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या पढ़ा है कि द लोड विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल लोड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ लोड विद रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। अब देखिए यहीं पर देखिए फिर दोबारा, ये आपका फिर से क्रॉस सेक्शन है और इस सेक्शन पर हम ऐसे पैरेलल लगा दिए, ये देखिए ऐसे, या आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से पैरेलल लगा दिए। तो अगर कोई लोड किसी क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है तो ऐसे लोड को शियर लोड, ट्रांसवर्स लोड कहेंगे। मींस द लोड विच इज एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन इज कॉल्ड द शियर लोड। सरफेस के पैरेलल शियर और सरफेस या प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो उसी के आधार पर बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में जो लोड लग रहा है वो कैसा लग रहा है। तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा तो नॉर्मल और प्लेन के पैरेलल लगेगा तो शियर। अब फिर आ जाएंगे, नॉर्मल भी दो तरह का है, एक को कहेंगे एक्सियल लोड, मतलब अगर एक्सिस से होते हुए, मान लीजिए ये मेरा कोई स्पेसिमेन है और इस स्पेसिमेन का ये एक्सिस है, तो एक्सिस से होते हुए अगर कोई लोड जाए तो ऐसे लोड को एक्सियल लोड कहेंगे। और वो भी एक्सियल लोड दो तरह का हो जाएगा, एक को कहेंगे टेंसाइल लोड और दूसरा को क्या कहेंगे, कॉम्प्रेसिव लोड। तो टेंसाइल लोड कहने का मतलब होता है कि ऐसा लोड जो प्लेन के, ध्यान देंगे, ऐसा लोड जो प्लेन के परपेंडिकुलर लगे और बॉडी को बाहर की ओर खींचे, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल लोड। तो कौन सा टेंसाइल लोड, तो एक्सियल टेंसाइल लोड। अगर ये मार्कर है, इस पकड़ के इसको खींच रहे हैं बाहर की ओर, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियल टेंसाइल लोड कहेंगे। इसी मार्कर को अगर हम दबा रहे हैं अंदर की ओर, तो ऐसे लोड को क्या कहेंगे, कॉम्प्रेसिव, एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड। ध्यान देंगे, अगर हम इस एरो का डायरेक्शन को चेंज करके इधर डाल दिए, ये देखिए ऐसे करके डाल दिए, तो ऐसे को कहेंगे एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया, नॉर्मल लोड मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्सियल लोड द लोड विच इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड एक्सियल लोड। टेंसाइल लोड, अगर लोड बाहर की ओर लग रहा है टेंसाइल लोड, अगर लोड अंदर की ओर लग रहा है तो कॉम्प्रेसिव लोड। क्लियर हो रहा है, चलेंगे। अब देखिए नॉर्मल लोड दो तरह का था, एक्सियल और इसेंट्रिक लोड। अब इसेंट्रिक लोड होता क्या है, तो आप यहां ध्यान देंगे कि मान लीजिए आपके पास एक स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना, जिस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, जिस पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसको हम लोग स्पेसिमेन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिमेन का प्लेन है, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेन पर, ये जो हमको प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन पर ये इसका सेंटर है और सेंटर से होते हुए कोई लाइन जा रहा है तो उसको हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस कह रहे हैं, नहीं तो एक्सियल कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो पॉइंट है, ये प्लेन है और ये एक्सिस है, यहां से लोड लग रहा है, तो ऐसे लोड को हम लोग एक्सियल नॉर्मल लोड कह रहे हैं, ठीक है। अब ये याद रखना है कि नॉर्मल तभी होगा जब प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ठीक है, परपेंडिकुलर दिख गया इस प्लेन के परपेंडिकुलर और एक्सिस से पास कर रहा है, इसलिए एक्सियल। पर अगर लोड एक्सिस से ना पास करके कुछ दूरी से पास करे, देखिए एक्सिस पर नहीं लग रहा, एक्सिस से कुछ हट के लग रहा है, हो सकता है 2 mm का दूरी हो, 4 mm का दूरी हो, 5 mm का दूरी है, बस सेंटर से पास ना होके कुछ दूरी से हट के लग रहा है, तो ऐसा जो लोड होगा उस लोड को हम लोग क्या कहेंगे, इसेंट्रिक लोड कहेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसेंट्रिक लोड किसको कहते हैं। तो ये जो लोड है, ये लोड को इसेंट्रिक लोड कहेंगे, और अगर यहां से पास हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, एक्सियल लोड कहेंगे। अब इसेंट्रिक भी दो तरह का होगा, इसेंट्रिक टेंसाइल लोड। जैसे मान लीजिए ये मेंबर आपको दिख रहा है,
तो यहां पर हम क्या किए, यहां से एक फोर्स ऐसे बाहर की ओर लगाए, तो ये हो गया इसेंट्रिक टेंसाइल लोड। और अगर ये देखिए ये जो लोड है अंदर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक कॉम्प्रेसिव लोड। क्यों? बिकॉज द लोड इज नॉट पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द मेंबर, इस एक्सिस के मेंबर से पास नहीं कर रहा है, अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द मेंबर, उस मेंबर से कुछ दूर पर लग रहा है, तो ऐसे लोड को इसेंट्रिक लोड कहेंगे। क्लियर होगा? अब आपको नॉर्मल अब समझ में आ गया होगा कि किसको नॉर्मल कह रहे हैं। तो देखिए नॉर्मल ये भी दिख रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, बट इट इज नॉट पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द मेंबर, तो ऐसे लोड को इसेंट्रिक लोड कहेंगे। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं शियर लोड और ट्रांसवर्स लोड, जिसको हम लोग कह रहे हैं पैरेलल टू द प्लेन। पैरेलल टू द प्लेन का मतलब हो गया कि अगर कोई लोड ये जो मेंबर है उसके प्लेन के पैरेलली पास हो रहा है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, शियर लोड, ट्रांसवर्स लोड कहेंगे। ठीक है? अब इसमें भी दो तरह का है, एक है सिंपल शियर लोड और दूसरा है इसेंट्रिक शियर लोड। ठीक है? उसको भी फिगर से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान देंगे इधर, देखिए ये आपके पास एक मेंबर है और इस मेंबर में हम इस प्लेन को ले लिए हैं, ये वाले प्लेन को ले लिए, और ये इसका सेंटर है। तो इस सेंटर से होते हुए, इस प्लेन के सेंटर से सीजी से होते हुए अगर कोई पैरेलल फोर्स पास करता हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल शियर लोड कहेंगे। अब ये सिंपल शियर लोड जो है वह हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी। जैसे ये आपको दिखाएं तो ये आपका वर्टिकल हो गया, पर अगर हम ऐसा दिखा देते तो ये इस प्लेन के हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो ये आपका हो जाता हॉरिजॉन्टल सिंपल शियर लोड। बस फिगर अच्छा से, इसलिए बार बार बता रहा हूं कि कॉपी लेके बैठिए और इसको नोट डाउन भी आप करते रहिए। जैसे जैसे लेक्चर ले रहा हूं आपको पूरा डिफिनीशन बता रहा हूं, आप रोक रोक के डिफिनीशन को भी अच्छे से लिखिए, और फिगर हर जो आपका दिया हुआ है पॉइंट उसके पास फिगर जरूर बनाइए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये अगर टेंसाइल है तो वहां एक छोटा फिगर बना लीजिए, फिर यहाँ एक छोटा बना लीजिए यहाँ, तो उससे क्या होगा, कॉपी आप अगर अच्छे से लिखे रहेंगे। हम बार बार बता रहे हैं कि जो हम पढ़ाई करा रहे हैं वो सेमेस्टर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, और साथ ही साथ आपके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दे रहा हूं कि थर्ड सेमेस्टर से ही आपका ये सब जो पेपर है वो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर अभी से आप अपना बेस अच्छा बनाएंगे तो गारंटी देता हूं कि सिक्स सेमेस्टर जाते जाते आप जो है जॉब लेने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। ठीक है? चलिए, तो सिंपल शियर लोड भी आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल शियर लोड हम किसको कहेंगे। तो अगर कोई लोड प्लेन के पैरेलल पास होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल शियर लोड कहते हैं। अब उसमें भी कैसा है, हॉरिजॉन्टल सिंपल शियर लोड। तो हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया कि प्लेन के, अगर इसको फिगर के साथ आप देखना चाहेंगे तो ऐसे समझिए कि मेरा ये प्लेन है और ये प्लेन के इस तरह से पास हो रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल सिंपल शियर लोड हो गया। अगर ये इस तरह से पास हो रहा है, ये ऊपर नीचे कहीं भी एरो हो सकता है, तो वर्टिकल सिंपल शियर लोड हो गया। क्लियर हो गया? अब अगर ये प्लेन हम ले लेते हैं, देखिए फिर से वापस, ये मेरा प्लेन है और ये इसका सेंटर है प्लेन का सीजी, तो इससे कुछ दूर हट के कोई पैरेलल फोर्स लगे तो ऐसे को कहेंगे वर्टिकल इसेंट्रिक शियर लोड। और अगर इसके सेंटर से ऐसे करके कुछ हट के लगे, ये देखिए, तो हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक शियर लोड। क्लियर हो? बस इसेंट्रिक का मतलब ये समझ में आपको आ जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी लोड जो सेंटर से कुछ दूर हट के लगता हो, तो ऐसे लोड को इसेंट्रिक लोड कहते हैं। अब वो इसेंट्रिक लोड नॉर्मल भी हो सकता है और शियर भी हो सकता है। तो आई होप आपको पहला समझ में आ गया होगा, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। और अब हम लोग पढ़ेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द टाइम, मतलब समय के रिस्पेक्ट में किसी स्ट्रक्चर पर या बॉडी पर किस तरह का लोड लग रहा है। उसमें दो तरह का है, एक को कहते हैं स्टैटिक्स लोड। स्टैटिक्स लोड कहने का मतलब है कि ऐसा लोड जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता हो, कांस्टेंट लगता हो, ऐसे लोड को स्टैटिक्स लोड कहते हैं। ठीक है? और दूसरा है डायनामिक लोड।
डायनामिक लोड का मतलब है कि हर इंटरवल ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो लोड का मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर रहा है। इसका मतलब ऐसा लोड जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता हो, ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, डायनामिक लोड कहेंगे। ठीक है। स्टैटिक्स लोड भी दो तरह का है, एक को कह रहे हैं डेड लोड और दूसरे को कह रहे हैं ग्रेजुअल अप्लाइड लोड। डेड लोड कहने का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर का जो लोड है वह एक तरह का डेड लोड है। क्यों? क्योंकि उसका जो लोड है वह कांस्टेंट लगते रहेगा और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, डेड लोड कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 किलो का एक बड़ा सा बटकरा रखा हुआ है और हमेशा उसको रखे हुए हैं आप, वो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं डेड लोड के अंदर। ग्रेजुअल अप्लाइड लोड का मतलब होता है कि ऐसा लोड जो धीरे धीरे उसका मैग्नीट्यूड को बढ़ाया जाए। ठीक है। इसका मतलब अगर हम अपना एग्जांपल ले तो मेरे बॉडी पर आप 1 kg दिए, फिर 2 kg दे रहे हैं, फिर 3 kg दे रहे हैं, इसका मतलब 1 kg का मैग्नीट्यूड फिक्स है, पर जो लोड आप बॉडी पर लगा रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लोड को क्या कहेंगे, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहेंगे। ठीक है। अब आ जाएंगे डायनामिक लोड के अंदर, एक को कहेंगे इंपैक्ट लोड या शॉक लोड या सडन अप्लाइड लोड। अगर कोई लोड एक बैग किसी बॉडी पर लगे तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, इंपैक्ट लोड कहेंगे या सडन लोड कहेंगे, नहीं तो शॉक लोड कहेंगे। फिर दूसरा जो आता है फटीग लोड, साइक्लिक लोड और वेरिएबल लोड। इसका मतलब ऐसा लोड जो कांस्टेंट टाइम इंटरवल में कंटिन्यूअस लगते जा रहा है। ठीक है, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, तो ऐसे को हम लोग क्या कह रहे हैं, वहां पर साइक्लिक लोड कह रहे हैं, फटीग लोड कह रहे हैं, नहीं तो वेरिएबल लोड कह रहे हैं। क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन में, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, मतलब लोड को हम कैसे बांट रहे हैं किसी बॉडी पर या किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पर। तो उसमें जो है 2 टाइप आएगा, एक को कहेंगे कंसंट्रेटेड लोड और दूसरा को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई बीम है, बीम का मतलब होता है कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है, जो लोड को थाम रहा है उसको बीम कह रहे हैं। तो कंसंट्रेटेड लोड का मतलब होता है कि अगर पूरा का पूरा लोड किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत स्मॉल एरिया लेके लगता हो तो ऐसे लोड को क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड। मींस इफ द टोटल लोड इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट और इन अ स्मॉल एरिया, देन इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये बीम है और एक पर्टिकुलर पॉइंट ये है और इस पॉइंट पर एक लोड लग रहा है 100 किलो न्यूटन का, तो हम कह सकते हैं कि ये 100 किलो न्यूटन का लोड जो है वह कंसंट्रेटेड लोड है। अब ये कंसंट्रेटेड लोड भी जो है 2 तरह का है, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है और कंसंट्रेटेड मूवमेंट है। कंसंट्रेटेड पॉइंट भी 2 तरह का है, सेंट्रली और इसेंट्रिक। अगर बीम के सेंटर पर लगा तो सेंट्रली कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, और बीम के सेंटर से कुछ दूर हट के लगा तो इसको कहेंगे इसेंट्रिक कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड मूवमेंट। अगर मान लीजिए ये बीम है और यहां इस बीम पर हम सपोर्ट दे दिए हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई मूवमेंट लग रहा है तो ऐसे को हम लोग क्या, मूवमेंट कब लगेगा, तो किसी फोर्स के कारण। तो देखिए ये एक्चुअली ऐसा है, ये स्ट्रक्चर है, यहां पर एक स्ट्रक्चर ऐसे लगा दिए और यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है, और ये डिस्टेंस r है, तो ये F इंटू आर के कारण यहां पर जो मूवमेंट क्रिएट हुआ है ये m, तो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड मूवमेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कंसंट्रेटेड लोड किसको कह रहे हैं। तो सीधा याद रखना, अगर पूरा का पूरा लोड किसी फिक्स पॉइंट पर आके लगता हो तो ऐसे लोड को कंसंट्रेटेड लोड कहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बांट देना। तो अगर लोड का जो मैग्नीट्यूड है वह एक जगह ना देके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी बता रहे थे कि ये 100 किलो न्यूटन का लोड एक ही जगह डाल दिया है तो कंसंट्रेटेड लोड, पर ये 100 किलो न्यूटन को हम क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ये एक बीम है और इस बीम में हम यहां पर डाल दिए 10 किलो, फिर 10 किलो, फिर 10 किलो, फिर 10 किलो, फिर 10 किलो, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहेंगे। और उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब अगर आप इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आप इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मींस अगर टोटल जो लेंथ है उस पर जो लोड का इंटेंसिटी है वह यूनिफॉर्म है, मतलब यहां अगर 10 लग रहा है तो नेक्स्ट 1 मीटर के बाद फिर 10 लग रहा है, 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 तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहेंगे। ठीक है,
अगर किसी बीम पर लोड का जो इंटेंसिटी है वह चेंज करे, पर कैसे चेंज करे? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्म करे। इसका मतलब अगर यहां 80 है तो ये 70 होगा, फिर 60 होगा, फिर 50 होगा, फिर 40 होगा, फिर 30 होगा, फिर 20 होगा, फिर 10। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मींस अगर बीम पर कोई लोड लग रहा है और उसका जो इंटेंसिटी है वह ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहेंगे। उसी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, अगर कोई बीम है और उस बीम पर जो मूवमेंट लग रहा है वह यूनिफॉर्म लग रहा है, अगर यहाँ m है, m है, m है, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे? उस लोड के कारण जो मूवमेंट डेवलप हो रहा है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट कहेंगे। तो आई थिंक आपको पूरा लोड अब समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से आप फिगर के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। देखिए ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में बहुत सारे मटेरियल का एप्लीकेशन करते हैं, बहुत सारे मटेरियल का यूज करते हैं, और हर एक मटेरियल का अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब गुण है, चाहे वो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। फिजिकल का मतलब है जिसको आप महसूस कर सके, जिसको आप देख सके, जिसके शेप, साइज, कलर, ये सब के द्वारा उसके गुण को पता किया जाता हो, ऐसे प्रॉपर्टी को फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब होता है जिस पर हम फोर्स लगा के उसके गुण के बारे में चर्चा करें, उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, उसके बाद आप हार्डनेस के बारे में, टफनेस के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, स्टिफनेस के बारे में, रिजिलियंस के बारे में, क्रीप के बारे में, ये इंड्योरेंस के बारे में, ये सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग उसके मेलेबिलिटी के बारे में चर्चा करते हैं, वेल्डेबिलिटी के बारे में चर्चा करते हैं, कास्टिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाता है। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज भी मटेरियल का होता है, जिसमें हम लोग उस मटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में पढ़ाई करते हैं। और लास्टली क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें मटेरियल का कंपोजिशन, मटेरियल का एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, कोरोजन, ये सब के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो चलिए सुनिएगा ध्यान से। पहले देखिए ये सब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको अगर अपना मॉस अच्छा करना है तो एक चीज आपको हमेशा बता देते हैं, मॉस में डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हम लोग स्ट्रेस से स्टार्ट कर दिए, स्ट्रेंथ से स्टार्ट कर दिए। आपको पहले इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, आपको एक चीज अभी बता देता हूं, हर एक स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसको छोटे से छोटे बात को अच्छे से याद रखना है, और तभी जाके आप अच्छे से उस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट से अगर कोई टीचर या एक्सटर्नल कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा नोटिस करेंगे उससे वो बेसिक क्वेश्चन पूछता है, और उसका जवाब आप अगर नहीं दे पाते हैं और पूरा टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लिए तो कोई फायदा नहीं। इसलिए आप सारे बेसिक चीज को पढ़िएगा, और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं हर एक छोटे छोटे बात को आपको मॉस के सब्जेक्ट में बताया जाए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है? द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर दोज प्रॉपर्टी विच कंप्लीटली डिफाइन इट्स बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड और फोर्सेस। कहने का मतलब है कि अगर किसी मटेरियल पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उस मटेरियल के बिहेवियर में किस तरह का चेंजिंग आता है, अगर हम उसका स्टडी करें तो उसको हम लोग कह रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। देखिए द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर दोज प्रॉपर्टी विच कंप्लीटली डिफाइन इट्स बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। जब भी मैकेनिकल वर्ड आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको फोर्स से रिलेटेड पढ़ाई करना है। तो किसी भी मटेरियल पर हम फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स का उस मटेरियल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ना है, जिसमें हम लोग को इलास्टिसिटी पढ़ना है, प्लास्टिसिटी पढ़ना है, डक्टिलिटी पढ़ना है, ब्रिटलनेस पढ़ना है, स्ट्रेंथ पढ़ना है, स्टिफनेस पढ़ना है, टफनेस, हार्डनेस,
रेजिलियंस, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये एकदम बेसिक डिफिनीशन और बहुत सिंपल और आसान भाषा में आपको लिख के समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इलास्टिसिटी, बहुत सारा बच्चा बोला कि सर आप पूरा डिफिनीशन बोर्ड पर लिख दीजिए, वहां से हम लोग कॉपी करने में भी आसानी होता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल by virtue of which a material regain its original shape and size after the removal of external force। कहने का मतलब है कि इलास्टिसिटी मटेरियल का एक ऐसा गुण होता है जिसमें अगर किसी मटेरियल पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण उस मटेरियल के शेप साइज में चेंजिंग आता है। एंड व्हेन वी रिमूव द फोर्स, और जब हम उस फोर्स को हटाते हैं तो वह मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है। तो जिस मटेरियल के पास ऐसा गुण होगा लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक मटेरियल कहेंगे। तो आई थिंक आपको इलास्टिसिटी समझ में आ गया होगा। डिफिनीशन आप एक बार यहां पर मिला लेंगे कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच ए मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। और जो मटेरियल इस तरह का प्रॉपर्टी शो करता है उसको इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे मेटल को हम लोग करते हैं। जिसमें हम लोग को जो पढ़ना है वह स्टील ले लेंगे, फिर आप स्टील का स्प्रिंग देखे होंगे, वो भी इलास्टिक इन नेचर का होता है। आप देखे होंगे आपके बाइक में या 4 व्हीलर में इस तरह से स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, और जब ये लोड लगता है तो ये दब जाता है, और जैसे ही लोड रिमूव्ड होता है वो वापस ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। तो ऑलमोस्ट इलास्टिक मटेरियल में हम लोग स्टील ले लेंगे, कॉपर ले लेंगे, एल्युमिनियम ले लेंगे, ये सारा इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा आ जाते हैं, प्लास्टिसिटी। क्या कह रहा है प्लास्टिसिटी, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच ए परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि टूटने से पहले, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच ए परमानेंट डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेनेवर देयर इज सब्जेक्टेड टू एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कहता है कि अगर किसी मटेरियल पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण उसके शेप और साइज में चेंजिंग आता है, और जब आप उस फोर्स को हटा देते हैं फिर भी कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन उस मटेरियल में अगर बच जाता है, रह जाता है, तो वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिक मटेरियल कहेंगे। और जो गुण होगा उसमें डिफॉर्मेशन रह जाने का उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी कहेंगे। तो रिपीट कर रहा हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच ए परमानेंट डिफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि आप फोर्स को हटा भी देंगे फिर भी उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन बच जाएगा, टेक्स प्लेस व्हेनेवर देयर इज सब्जेक्टेड टू एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जिसमें एग्जांपल जो है, लेड हैज गुड प्लास्टिसिटी इवन एट रूम टेम्परेचर। लेड में जो प्लास्टिसिटी का गुण होता है वो ज़्यादा होता है, इवन आप रूम टेम्परेचर में भी अगर उस पर फोर्स लगा के उसमें चेंजिंग किए तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन उसके अंदर रह ही जाता है, ठीक है। फिर क्ले भी बेस्ट प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी शो करता है। क्ले का मतलब मिट्टी हो गया, तो मिट्टी में भी क्या होता है, बेस्ट प्लास्टिसिटी का गुण होता है। आप देखे होंगे कि कुम्हार लोग जब मिट्टी का कोई बर्तन बनाता है, घड़ा बनाता है, तो वो सबसे पहला क्या करता है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, और फोर्स लगा के उसके शेप साइज को चेंज कर दिया, और फोर्स हटा भी रहा है तो वह वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है। तो ये प्लास्टिसिटी हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी मटेरियल को, ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी मटेरियल को हम लोग खींच के वायर के रूप में ढाला जा सके तो ऐसे मटेरियल को हम लोग डक्टाइल मटेरियल कहते हैं, और जो गुण उस मटेरियल में होता है उसको डक्टिलिटी कहते हैं। तो डिफिनेशन चेक करेंगे, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच ए मटेरियल कैन बी स्ट्रेच। मतलब डक्टिलिटी किसी भी मटेरियल का एक ऐसा गुण होता है जिसमें उस मटेरियल को हम खींच सके। दूसरा एक और डिफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल में जनरली यहां पर हम लोग मेटल के बारे में चर्चा करेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर और इलोंगेटेड बिफोर रप्चर। रप्चर का मतलब टूटना, ठीक है, ब्रेक करना। तो रिपीट कर रहा हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल का एक ऐसा गुण है जिसके कारण इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिसमें हम
मेटल को खींच के वायर के रूप में डाल सके या बना सके, ठीक है, और इलोंगेटेड बिफोर रप्चर टेक्स प्लेस, जिसमें एग्जांपल आ जाता है डक्टाइल मटेरियल में। बेस्ट डक्टाइल मटेरियल यहाँ पर आपका जो है माइल्ड स्टील आ गया, अल्मुनियम आ गया, कॉपर आ गया, निकल आ गया, ब्रास आ गया। ब्रास याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो डक्टिलिटी आपको समझ में आ गया होगा कि डक्टिलिटी कौन सा प्रॉपर्टी है। एक चीज और यहाँ पर याद रखेंगे स्टूडेंट, ये जो स्टील वर्ड आ जाता है, माइल्ड स्टील आ जाता है, ये हो क्या रहा है ये समझ में आना है। बहुत सारा बच्चा से जब पूछता हूं तो वो स्टील डायरेक्ट बता देता है कि लोहा को सर स्टील कहते हैं, ठीक है। याद रखना है कि आयरन को हम लोग लोहा कहते हैं, और ये आयरन अलग अलग फॉर्म में होता है, जिसमें रॉट आयरन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, ठीक है। पिग आयरन सबसे गंदा फॉर्म ऑफ आयरन होता है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इंप्योरिटीज होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास 1 kg आयरन है और उस आयरन में हम गर्म कर दिए, उसको मेल्ट कर दिए और वह पानी की तरफ बॉईल करने लगा। तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड में आयरन जो है वाटर की तरफ बॉईल करने लगता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 kg आप आयरन ले लिए हो, अब हम लोग क्या करेंगे 1 kg के रिस्पेक्ट में 0.05% से लेके लगभग हम लोग 2.1% तक कार्बन को ले लेंगे, ठीक है। कार्बन को ले लेंगे, किसका, 1 kg का आप 2% निकाल लो और उतना क्या करेंगे कार्बन ले लेंगे, ठीक है। तो 0.05 से लेके मैक्सिमम आप 2.1% तक आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें कार्बन को फेंट देंगे, किसमें, आयरन में। अगर हम कार्बन को फेंट देंगे तो जो मटेरियल अब बन के निकलेगा उसको आयरन ना कह के अब हम किस नाम से जानेंगे, स्टील। जैसे क्या बता रहे बाबू कि 1 kg आप दूध लिए हैं और उसमें नींबू का रस 2 बूंद डाल दिए हैं, तो उसको आज के बाद दूध ना बोल के क्या नाम से जानेंगे, छेना के नाम से जानेंगे। क्लियर हो रहा है। उसी तरह आयरन को अब हम आयरन के जगह स्टील कब कहेंगे, जब आयरन में कार्बन का कुछ प्रतिशत मिला देंगे तो उसको हम लोग आयरन ना कह के स्टील कहेंगे। तो आई थिंक आपको स्टील समझ में आ गया। ऐसे आपके टीचर मटेरियल साइंस में, इंजीनियरिंग मटेरियल में आपको सारा चीज आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। हम लोग को कुछ बेसिक चाहिए था तो वो आपको बता दिए। तो अगला और प्रॉपर्टीज अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ब्रिटलनेस पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, फिर आपको जो है स्टिफनेस पढ़ेंगे, फिर टफनेस और हार्डनेस, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटलनेस के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटलनेस होता क्या है। तो कहता है कि अगर किसी मटेरियल पर हम लोड डालते हैं तो उस मटेरियल में थोड़ा डिफॉर्मेशन आता है एक इलास्टिक लिमिट तक। एक लिमिट होता है जिस लिमिट तक में अगर हम फोर्स को हटा दें तो बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ऐसे लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो जनरली पूरे मॉस में जो हम लोड लगाते हैं वह इलास्टिक लिमिट तक ही लगाते हैं या उसके नीचे ही लगाते हैं। तो ब्रिटलनेस होता क्या है, तो डिफिनीशन देखते क्या कह रहा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल फ्रैक्चर विदाउट एनी एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन। इसका मतलब ब्रिटलनेस किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें मटेरियल बिना आपको पर्याप्त जानकारी दिए हुए वो फ्रैक्चर हो गया। डक्टाइल मटेरियल का खासियत क्या होता है, वो टूटने से पहले आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देगा। पहले बेंड करेगा, ट्विस्ट करेगा और मुड़ते जा रहा है, फिर फाइनली ब्रेक करेगा। तो अगर आप रिप्लेसमेंट करना चाहोगे तो कर सकते हो, पर ब्रिटल मटेरियल में क्या है, तुरंत क्रैक कर जाएगा। जैसे अगर आप ग्लास एग्जांपल ले रहे हैं तो ग्लास में आप देखेंगे कि वो तुरंत क्रैक कर गया। ऐसा नहीं कि पहले वो मुड़ रहा है, फिर और मुड़ा और फिर मुड़ा, फिर टूटेगा, तुरंत क्रैक कर जाएगा। तो ग्लास कैसा हो गया, ब्रिटल मटेरियल हो गया, क्योंकि वो टूटने से पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। सीधा भाषा में याद रखना है कि इलास्टिक लिमिट, मतलब आपको बताया हूं कि हर एक मटेरियल का एक लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट, और उस लिमिट के अंदर अगर हम फोर्स लगा के हटा रहे हैं तो मटेरियल वापस अपने शेप में आ जाता है। तो ब्रिटल मटेरियल में याद रखना है कि इलास्टिक लिमिट और जहां वो टूटता है फ्रैक्चर लिमिट, उसके बीच में जो डिफॉर्मेशन आता है वो बहुत ही कम होता है।
पर अगर डक्टाइल मटेरियल के बारे में आप बात करेंगे तो इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर लिमिट के बीच में डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां वही कहना चाह रहा है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल फ्रैक्चर विदाउट एनी एप्रेसेबल डिफॉर्मेशन। इसका मतलब टूटने से पहले ये मटेरियल आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, तुरंत टूट जाएगा। तो याद रखना ये तुरंत नहीं टूटेगा, एक लिमिट होगा जहां पर वो लोड अब नहीं थाम पाएगा, वहां से वो टूट जाएगा। पर डक्टाइल मटेरियल में क्या था कि वो भी लोड ले रहा है, पर एक लिमिट आने के बाद उसमें पहले बेंडिंग होगा, फिर और बेंड होगा, फिर मुड़ेगा, तब जाके वो टूटेगा। तो आपको एक इंफॉर्मेशन दे देगा टूटने से पहले। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि ब्रिटलनेस इज द लैक ऑफ डक्टिलिटी। इसका मतलब है कि जो भी ब्रिटल मटेरियल है उसमें डक्टिलिटी का नेचर कम होता है। डक्टिलिटी में पढ़े थे कि उसको खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं और वायर के रूप में डाल सकते हैं। आप ब्रिटल मटेरियल को खींच नहीं सकते, तो वही लिखा है दैट इज मटेरियल कैन नॉट बी स्ट्रेच, आप वो स्ट्रेच नहीं कर सकते। फिर कह रहा है इन ब्रिटल मटेरियल फ्रैक्चर टेक्स प्लेस इमीडिएटली। ब्रिटल मटेरियल में तुरंत ही फ्रैक्चर होता है, जैसे इलास्टिक लिमिट आप क्रॉस करेंगे फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि इन ब्रिटल मटेरियल फ्रैक्चर टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक लिमिट विथ ए रिलेटिवली स्मॉल डिफॉर्मेशन। कह रहा है कि ब्रिटल मटेरियल में फ्रैक्चर तुरंत टेक्स प्लेस करता है, कब? जब इलास्टिक लिमिट को गुजर जाता है। जैसे डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है कि इलास्टिक लिमिट से अगर आप आगे चले गए तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बढ़ते जाता है। पर ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो किसी भी समय वो फ्रैक्चर कर सकता है। ठीक है, जैसे आप एक ब्रिक्स ले लेंगे, ईटा ले लिए, ईटा में आप लोड लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बेंड कर रहा है, फटा कहीं से क्रैक कर जाएगा। आपका कंक्रीट का पिलर बीम ये सब बना हुआ है, तो वो भी क्या है, आपका ब्रिटल मटेरियल के अंदर आ जाता है, कभी भी किसी भी समय क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ब्रिटलनेस समझ में आ गया, जिसमें एग्जाम्पल क्या आ गया, कास्ट आयरन आ गया। देखिए फिर एक वापस नाम आ गया कास्ट आयरन। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आयरन में हम लोग क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं, और उस कार्बन के मिलाने से क्या होता है, उसमें हार्डनेस बढ़ते जाता है। तो अगर हम लोग आयरन में 2 से लेके 4.5 तक भी लेते हैं, 4.1 मान लेता हूं, कि अगर आप कार्बन मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कास्ट आयरन के नाम से जानेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर हम 1 kg आयरन में 2% से लेके 4.5% तक कार्बन को मिला देते हैं, मैक्सिमम 4.5, ऐसे जनरली 4.1% तक लेते हैं, कार्बन मिला देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन भी अलग अलग टाइप का होता है। फिर ग्लास, ये भी आपका ब्रिटल मटेरियल आ गया। फिर नेक्स्ट क्या आ गया, कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉन्क्रीट भी किसके अंदर आ गया, ब्रिटल मटेरियल। तो आई थिंक आपको ब्रिटलनेस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, हार्डनेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है हार्डनेस। तो हार्डनेस किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल अपने आप को रेसिस्ट करता है इंडेंटेशन से, पेनिट्रेशन से, स्क्रैचिंग से। बहुत हार्ड डिफिनेशन है, सीधा भाषा में। हार्डनेस का मतलब होता है जैसे आप अपने हाथ, आपके जो फिंगर में नाखून है, आप उसको ले लीजिए और अपने हाथ पर उसको दबाइए कस के। ठीक है, अगर आपका नाखून आपके हाथ पर इंप्रेशन डाल दे, छाप छोड़ दे, तो समझ जाना है कि नाखून आपका हार्डर मटेरियल है जो इस पर अपना इंडेंटेशन प्रभाव छोड़ दे रहा है, छाप छोड़ दे रहा है। तो हार्डनेस किसी भी मटेरियल का एक ऐसा गुण होता है जिसमें मटेरियल अपने आप को बचाता है, रेसिस्ट करता है स्क्रैचिंग से, पेनिट्रेशन से, छेद से, इंडेंटेशन से, किसी तरह का कोई इंप्रेशन से। तो ऐसे सारे गुण को हम लोग क्या कहेंगे, हार्डनेस कहेंगे। जिस मटेरियल में ये हार्डनेस वाला गुण होगा वो मटेरियल टूल्स बनाने में काम आएगा, औजार बनाने में काम आएगा। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल दूसरे मटेरियल को कट कर देगा। बात समझ में आ रहा है कि हार्डनेस हम किसको कह रहे हैं? तो डिफिनेशन क्या कह रहा है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट इज एबल टू रेसिस्ट इंडेंटेशन, कोई छाप, पेनिट्रेशन, कोई छेद, और स्क्रैचिंग या किसी तरह का खरोच, स्क्रैचिंग बाय हार्डर बॉडीज,
कह रहा है कि हार्डनेस किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल अपने आप को रोकता है पेनिट्रेशन होने से, इंडेंटेशन से, स्क्रैचिंग से। क्लियर है? कहता है हार्डनेस आल्सो मीन्स एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कट अनदर मटेरियल। मतलब हार्डनेस एक ऐसा गुण है जिसके मदद से आप किसी दूसरे मटेरियल को कट कर सकते हैं। अब देखे होंगे बहुत सारा औजार जिसको टूल्स कहते हैं, तो बहुत सारे लोहा को क्या करता है, दूसरा लोहा काट रहा है, तो इसका मतलब जो टूल्स यूज कर रहे हैं उसको कट करने के लिए वो हार्डर मटेरियल से बना है, क्योंकि उसको कटिंग करने में उस पर कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, दूसरे मटेरियल पर चेंजिंग आ रहा है। डायमंड के मदद से आप ग्लास को कट कर रहे हो, तो डायमंड में किसी तरह का चेंजिंग नहीं आ रहा, पर ग्लास में चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है कि डायमंड एग्जाम्पल आ जाएगा, फिर आपका जो हाई कार्बन स्टील है जिससे टूल्स बनाते हैं वो भी एग्जाम्पल आ जाएगा हार्डर मटेरियल का। एक ऑब्जेक्टिव का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि अगर स्क्रैच हार्डनिंग हमको पता करना है तो बस याद रखेंगे कि अगर किसी मटेरियल में स्क्रैचिंग हो रहा है और कितना हो रहा है, अगर उसको हमको पता करना है तो उसके लिए हम लोग मोहर टेस्ट का यूज करते हैं, नाम खाली याद रखेंगे। और अगर इंडेंटेशन या एब्रेशन, ठीक है, मेजर करना होगा तो क्या करेंगे, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के मदद से करेंगे, ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट के मदद से करेंगे, या नूप हार्डनेस टेस्ट के मदद से करेंगे, या वीकर हार्डनेस के मदद से करेंगे। ये सब एक्सपेरिमेंट है जिससे किसी भी मटेरियल का हार्डनेस को चेक किया जाता है। आपके लैब में, मॉस के लैब में ये सब सारा टेस्ट जो है अवेलेबल, ये मशीन है, वहां से आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको हार्डनेस भी समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होता है या स्ट्रेंथ क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो कहता है कि स्ट्रेंथ एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें मटेरियल अपने ऊपर एक्सटर्नल लोड को कहां तक रेसिस्ट कर सकता है या थाम सकता है। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है कि इट इज द मैक्सिमम रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट एन एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, दैट इज it is capacity or ability to withstand various load without deformation or breaking। सीधा भाषा कहने का मतलब है कि स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल का एक ऐसा गुण होता है जिसमें मटेरियल अपने ऊपर कितना एक्सटर्नल लोड को रेसिस्ट कर सकता है। अगर एग्जांपल से आपको समझाऊं तो मान लीजिए दो बच्चा है ए और बी, और दोनों बच्चा को बोले कि आपके ऊपर जो है लोड हम डालेंगे और जैसा आपका बिहेवियर होगा, रिएक्शन होगा, आप बताएंगे। तो दोनों बच्चा काफ़ी एक्साइटेड था कि रोशन सर मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो दोनों के सर पर क्या किए, एक टोकरी, एक बकेट डाल दिए और दोनों को पहले एक केजी का लोड दिए। दोनों बहुत एक्साइटेड था, बोला बहुत खुश है सर। फिर क्या किए, लोड धीरे धीरे बढ़ाते गए, फिर 5 केजी दोनों को दिए, दोनों खूब एक्साइटेड था। फिर धीरे धीरे लोड 10-10 केजी दिए, फिर भी दोनों खुश था। फिर बोले कि 2 केजी और बढ़ाते हैं। तो ये जो बी नंबर वाला जो बच्चा था वो बोला कि सर अब हमसे नहीं हो पाएगा, पर ये जो ए वाला था वो बोला कि सर हम लोड ले सकते हैं। तो इससे ये पता चला कि ये दोनों बच्चा में ए वाले में लोड लेने का क्षमता ज़्यादा है, इसलिए इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ किसको कह रहे हैं। तो अगर कोई मटेरियल अपने ऊपर एक्सटर्नल लोड को ले रहा है और उस एक्सटर्नल लोड को वो कहां तक रेसिस्ट कर रहा है, वही उसके स्ट्रेंथ को बताता है। इसीलिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं मॉस के सब्जेक्ट में वह स्ट्रेंथ का करते हैं। मान लीजिए आपके पास आयरन है, अल्युमिनियम है, कॉपर है और तीनों मटेरियल पर हम लोड दे रहे हैं, तो हम चेक कर रहे हैं कि किस मटेरियल में लोड लेने का क्षमता सबसे ज्यादा है। जिस मटेरियल में लोड को रेसिस्ट करने का क्षमता ज्यादा होगा उसी को यूज हम लोग जो है स्ट्रक्चर बनाने में, मशीन बनाने में या और भी कंपोनेंट बनाने में यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको स्ट्रेंथ पूरा क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आ जाते हैं टफनेस, कि टफनेस किसको कहते हैं। आपको अभी पहले बताया था कि हार्डनेस किसको कहते हैं। तो हार्डनेस में बच्चा सब बोलता है कोई मटेरियल हार्ड है उसको हार्ड कहते हैं, वो नहीं बोलना है। हार्डनेस का मतलब हो जाता है कि कोई मटेरियल अपने ऊपर कितना इंडेंटेशन को, पेनिट्रेशन को या एब्रेशन को या सिंपल स्क्रैचिंग को रेसिस्ट कर सके, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हार्डनेस। टफनेस क्या है, हम बोले कि ये बच्चा बड़ा ही टफ है, इसका मतलब है उसको कितना भी झटका लग रहा है फिर भी वो
उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेमेस्टर में एक पेपर लगा तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो जो बच्चा है वो कैसा हो गया, टफ हो गया। तो टफनेस क्या होता है कि ये टफनेस किसी भी मटेरियल का एक ऐसा गुण होता है जिसमें मटेरियल अपने ऊपर झटका वाला लोड को कितना रेसिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड शॉक लोड। झटका वाला लोड को कितना रेसिस्ट कर सकता है, अपने अंदर कितना स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर कर सकता है, यही जो गुण होगा उसको क्या कहेंगे, टफनेस कहेंगे। तो क्या डिफिनेशन कह रहा है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट एनी डिफॉर्मेशन ड्यू टू द शॉक लोडिंग, झटका वाला, और इंपैक्ट लोडिंग, ठीक है, और साइक्लिक लोडिंग, रिपीटिंग लोडिंग। तो क्या कह रहा है, टफनेस किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, ऐसा ताकत है जिसमें कोई मटेरियल रेसिस्ट करता है एनी डिफॉर्मेशन ड्यू टू शॉक लोडिंग, अगर झटका वाला कोई लोड लग रहा है, इंपैक्ट लोडिंग, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए आप बाइक में जा रहे हैं, आपका जो सॉकर है वो कैसा, वो भी टफ है क्योंकि वो झटका वाले लोड को रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यूजुअली ऑल डक्टाइल मटेरियल आर टफ मटेरियल। जनरली हम लोग मानते हैं कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसके अंदर टफनेस का गुण होता है। तो आई थिंक आपको टफनेस भी समझ में आ गया। बस सीधा याद रखना है कि कोई भी मटेरियल अगर झटके वाले लोड को, साइक्लिक लोड को या इंपैक्ट लोड को रेसिस्ट करता है तो ऐसे गुण को हम लोग क्या कहते हैं, उसका टफनेस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि मेलेबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का जिसमें मटेरियल को थिन सीट में, चदरा में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग, बाय रोलिंग, ठीक है। तो क्या डिफिनेशन कर रहा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच ए पीस ऑफ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन सीट बाय प्रेसिंग इट। क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी मेटल को चदरा के रूप में ढाल दें तो कैसे ढाल सकते हैं, तो रोलर के अंदर डाल के, प्रेस करके। चदरा यहां कहने का मतलब हो रहा है कि आप देखते होंगे जो गाड़ी बनता है फोर व्हीलर, वो थिन सीट के मदद से बनता है। आपके घर में जो अलमारी बना है वो भी थिन सीट है, ठीक है। इवन आपके घर में जो बक्सा बना है वो भी थिन सीट है। तो आखिर ये मेटल सीट बनाया कैसे जाता है, उसी मेटल को बना सकते हैं जिसके अंदर मेलेबिलिटी का गुण हो। तो मेलेबिलिटी का मतलब हो गया कि किसी भी मेटल को अगर हम प्रेस करके सीट के रूप में, चदरा के रूप में ढाल सके तो ऐसा जो गुण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी। जैसे आप देखे होंगे जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो आटा का गोलिया लेके उसको बेलते हैं तो वो सीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो भी गुण किसके कारण हो रहा है, मेलेबिलिटी के कारण। उसी तरह मेटल में भी क्या करते हैं, सीट बनाते हैं। आप एल्युमिनियम का देखे होंगे फॉयल, ठीक है, मेटल का देखे होंगे, तो ये सारा क्या सारा किसके द्वारा हो रहा है, तो मेलेबिलिटी के कारण हो रहा है। एक चीज याद रखेंगे कि मेलेबिलिटी में जो है कॉम्प्रेसिव क्वालिटीज होता है, और जब हम डक्टिलिटी का बात करते हैं तो उसमें टेंसाइल क्वालिटी होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि डक्टिलिटी का जब बात होता है तो टेंसाइल क्वांटिटी का बात होता है, पर जब मेलेबिलिटी का बात होता है तो कॉम्प्रेसिव क्वालिटी का बात होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्रीप। क्रीप क्या होता है, तो कहता है कि क्रीप इट इज ए स्लो परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। इट अकर अंडर द स्टेडी लोडिंग कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट लोड। अगर किसी मटेरियल में कांस्टेंट लोड लग रहा है और बहुत लंबे समय तक लग रहा है और उसमें जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, इसको हम लोग क्रीप कहेंगे। क्या डिफिनेशन कर रहा है, इट इज ए स्लो परमानेंट डिफॉर्मेशन, इट अकर अंडर स्टेडी लोडिंग कंडीशन। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में लोडिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, क्रीप। तो कांस्टेंट लोड लग रहा है, लंबे समय के लिए लग रहा है, मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन आएगा उसको क्रीप कहेंगे। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि कहां आप क्रीप को समझ पाएंगे। तो आप देखे होंगे इलेक्ट्रिकल पोल में जब आपको वायर लगा हुआ रहता है तो कुछ दिन के बाद ये जो वायर है ये ऐसे झूल जाता है, सैगिंग कर जाता है। तो वो अपने सेल्फ वेट के कारण ऐसे झूल गया, और सेल्फ वेट क्या है, कांस्टेंट लगते जा रहा है लंबे समय तक। तो कांस्टेंट लोड उसका सेल्फ वेट,
लंबे समय तक लग रहा है और उसमें एक डिफॉर्मेशन परमानेंटली आ जा रहा है, ऐसे डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिप कहेंगे। तो आई थिंक आपको क्रिप भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फटीग। फटीग क्या होता है, तो अगर किसी मटेरियल में साइक्लिक लोड लगता है लंबे समय के लिए, अगर किसी मटेरियल में साइक्लिक लोड, रिपीटिंग लोड लंबे समय तक लग रहा है, तो उसके कारण उसमें जो डिफॉर्मेशन आता है या चेंजिंग आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फटीग। तो व्हेन मटेरियल अंडरगो साइक्लिक लोडिंग देन फेल्यूर इज टर्म एज फटीग। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर आपको एक वायर दे दे, ठीक है, एक मोटा सा वायर दे दिए, एल्युमिनियम का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, और आपको बोल रहे हैं कि उसको तोड़िए, तो दो तरीका है, या तो उसको खींच के पूरा तोड़िए, और नहीं तो ऐसे ऐसे बेंड करते रहिए, बार बार ट्विस्टिंग कीजिए। ठीक है, और फाइनली एक समय आएगा, तो देखिए बार बार आप रिपीटिंग लोड कर रहे हैं, साइक्लिक लोड लगा रहे हैं, लंबे समय के लिए लगा रहे हैं, तब जाके उसमें डिफॉर्मेशन आएगा। तो ऐसे डिफॉर्मेशन को फटीग कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ चुका होगा। इसमें स्टिफनेस भी एक आ जाता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे कि स्टिफनेस क्या होता है। तो स्टिफनेस किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें मटेरियल अपने आप को इलास्टिक डिफॉर्मेशन से रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे और सारा जो कंटेंट है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग पूरे जो लेक्चर ले रहे हैं वह अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है, और उसमें जहां भी हमको एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि ये चीज बताना है, वो आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।